इंसानी सभ्यता से दूर और साल के ज्यादातर समय बंजर रहने वाली ये जगह दुनिया की बेहद अनूठी खारे पानी वाली रेगिस्तानी पर्यावरण प्रणालियों में से एक है। ये है कच्छ, तटीय राज्य गुजरात का सबसे बड़ा जिला। कच्छ का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी जगह जो कभी गीली हो जाती है और कभी सूख जाती है। बरसात के मौसम के दौरान ये बंजर जगह सचमुच एक द्वीप में बदल जाती है और जब यहाँ का तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है तो ये साल के ज्यादातर वक्त पूरी तरह सूखी हुई रहती है। गर्मियों के मौसम में पानी यहाँ दुर्लभ है और मिट्टी नमकीन। मौसम की ऐसी बेरहम दशाओं के कारण बहुत कम जीव जंतु ही यहाँ जीवित रह पाते हैं। दोपहर के इसी चिलचिलाते और बिना किसी बचाव वाले रेगिस्तान से जूझता है भारतीय जंगली गधा, जिसे घोड़खोर भी कहा जाता है। जंगली गधे पश्चिमी भारत, सिंध और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्वी ईरान में पाए जाते हैं। ये एशिया और अफ्रीका के अन्य हिस्सों और कनाडा के यूकॉन इलाके में भी मिलते हैं। घोड़खोर प्रजाति को जंगली गधे की आखिरी जीवित बची आबादियों में से एक माना जाता है और यह सिर्फ इसी इलाके में मिलता है। जंगली गधे घोड़ों के वंश से ताल्लुक रखते हैं और ये भारत में पाए जाने वाले सबसे तेज रफ्तार जानवरों में से एक है। इनकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जंगली गधे अक्सर जोड़ों में रहते हैं। माना जाता है कि ये अक्लमंद नहीं होते, लेकिन असल में ये बियाबान में मौजूद सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक हैं। ये बेहद सख्त जान जानवर खास तौर पर गर्मियों के महीनों में लगातार एक से दूसरी जगह जाता रहता है, क्योंकि इन खारे विशाल मैदानों में आहार की मात्रा बेहद सीमित होती है। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से इस इलाके की घास झुलस जाती है और यहाँ सूखी घास और कांटेदार झाड़ियां ही मिलती हैं। साल के इस समय जंगली गधे ऐसे इलाकों की तरफ चले जाते हैं जहां हरी घास होती है और मॉनसून के बाद पानी की पर्याप्त मात्रा बची रहती है। कच्छ में इस क्षेत्र में पाई जाने वाली करीब 18 भिन्न स्थानीय जनजातियां भी मिलती हैं। ये जनजातियां सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर रहती आई हैं और वो इस क्षेत्र के पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती। बदकिस्मती से आसपास के इलाकों के पास बढ़ती जा रही इंसानी आबादी वनों पर कब्जा करती जा रही है। जंगल वाली जमीनों को खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने और पालतू मवेशियों द्वारा हद से ज्यादा चराई के कारण इस इलाके का वन क्षेत्र और झाड़ियां काफी कम हो गईं, जिससे जंगली गधों के आहार भंडार प्रभावित हुए हैं। इसके नतीजे में आहार की खोज में जंगली गधे गांवों के ज्यादा पास पहुंच जाते हैं और घरेलू गधों के साथ इनका अंतः प्रजनन हो जाता है। इस वजह से जंगली गधे अपने आनुवंशिक विलोपन के छोर पर पहुंचते जा रहे हैं। हालांकि जंगली गधों के कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होते, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़े खतरे मौजूद हैं उनमें से कुछ इंसानी हस्तक्षेप और बीमारियों के कारण हैं। खतरे से घिरी इस प्रजाति के बाकी बचे सदस्यों को बचाने के लिए गुजरात की सरकार ने 1972 में कच्छ के रण में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर इलाके को यह भारत के सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। जंगली गधे 70 के दशक की शुरुआत में विलोपन के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन संरक्षण से जुड़े कई प्रयासों के कारण अब इनकी संख्या 4000 से ज्यादा हो गई है और इसे वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी दुनिया की सबसे कामयाब कोशिशों में से एक माना जा रहा है। कच्छ के रण का एक और वासी है ब्लैक बक यानी काला हिरण। कुछ लोगों का दावा है कि यह स्थानीय तौर पर विलुप्त हो चुका है। ये केवल भारत और दक्षिण अमेरिका में ही पाए जाते हैं और इन्हें कभी कभार घास के खुले मैदानों, सूखे कांटों
और झाड़ियों वाली जगहों पर भी देखा जा सकता है। ब्लैक बक एक तेज जानवर है। इसकी नजर बहुत तेज होती है और अपने परभक्षियों के खिलाफ इनकी रफ्तार ही इनका प्राकृतिक बचाव है। परभक्षी की आशंका होने पर इनका झुंड तेजी से ऊंची ऊंची कुलांचें भरते हुए झटपट दौड़ जाता है। ब्लैक बक आमतौर पर 15 से 20 के झुंड में रहते हैं और इनमें से एक प्रभुत्वशाली नर होता है। नर सारा साल प्रणय के मूड में रहता है। इसके घुमावदार सींग दूसरे नरों के सींगों में उलझ जाते हैं, जिससे इन जानवरों को शायद ही कभी चोट पहुंचती हो। ब्लैक बक हिरण ऐसा प्रदर्शन के लिए भी करते हैं और अपना प्रभुत्व जताने और प्रजनन में अपनी संभावनाएं बेहतर बनाने के लिए भी। पिछले दशक के दौरान ब्लैक बक हिरणों की आबादी में गिरावट देखी गई है। ब्लैक बक हिरणों के पर्यावास में इंसानी अतिक्रमण के कारण इन्हें मजबूरन आहार पाने के लिए पास के गांव के खेतों में जाना पड़ता है। ये क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें जहर देकर बड़ी तादाद में मार दिया जाता है। ब्लैक बक हिरण का शिकार शौक के तौर पर भी किया जाता है। ब्लैक बक हिरण कभी बड़ी आसानी से पाकिस्तान, नेपाल और भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में मिल जाते थे। लेकिन आज बदकिस्मती से ये हिरण भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित हो गए हैं। जंगली गधे और ब्लैक बक हिरण धीरे धीरे अपने प्राकृतिक पर्यावास को खोते जा रहे हैं। इसके लिए एक प्रमुख कारण जिम्मेदार है और वो है यहां नमक की गैर कानूनी खुदाई। कच्छ देश के नमक के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। देश की खपत का लगभग 25% नमक इसी इलाके में बनता है। 1990 में इस अभयारण्य में 40,000 हेक्टेयर इलाके में नमक बनाने वाली क्यारियां थीं, लेकिन अब इनकी तादाद 3 गुना हो चुकी है और अभयारण्य की और ज्यादा जमीन पर इस मकसद के लिए अतिक्रमण किया जा चुका है। यहां से हर रोज कम से कम 2,500 ट्रक नमक लेकर बाहर जाते हैं। नमक के उत्पादन के लिए नई जमीन की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे वन्य जीवों को आहार की तलाश में फसलों वाले खेतों में घुसना पड़ता है। इस अभयारण्य का काफी बड़ा हिस्सा भारतीय सेना को आर्मीज फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1939 के तहत फायरिंग रेंज के रूप में भी दिया गया है। इस शोर के कारण कभी कभी जंगली गधे पूरी तरह अपंग हो जाते हैं और कई मामलों में तो उन्हें मजबूरन अपने पर्यावास छोड़कर भागना पड़ता है। यहां मॉनसून अगस्त के महीने में पहुंचता है। इससे कच्छ का पूरा भूदृश्य ही बदल जाता है। गर्मी के महीनों में जमीन के जो बड़े बड़े हिस्से पूरी तरह झुलस जाते हैं, वो अब बारिश के पानी से भर जाते हैं। ये तो मीलों तक जैसे एक द्वीप नजर आता है। इस मौसम में बेड्स बन जाते हैं। ये ऊंचाई वाले वो मैदान होते हैं जो यहाँ के वन्य जीवों को एक सूखा पर्यावास उपलब्ध कराते हैं। इन बेड्स में पेड़ होते हैं जो इन वन्य जीवों के लिए आशियाना और आहार प्रदान करते हैं। इन बेड्स में आमतौर पर पाए जाने वाले शानदार पेड़ों में से एक है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिस के बीजों वाले डोडे यहाँ रहने वाले जानवरों को पूरा साल आहार उपलब्ध कराते हैं। साल के इस समय सूखी जगहों के आसपास जंगली गधों के झुंड देखे जा सकते हैं। ये मौसमी नमकीन दलदली इलाके मॉनसून के दौरान कच्छ में आने वाले 40,000 से भी ज्यादा जल पक्षियों तथा वेडर्स को भोजन उपलब्ध कराते हैं। यही वो एकमात्र जगह है जहां प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी भी आते हैं और ये दलदली इलाके फ्लेमिंगो पक्षियों के कारण गुलाबी हो जाते हैं। ये फ्लेमिंगो की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनी बन जाती है। दुनिया के इस हिस्से में सिर्फ 2 ही जगहें ऐसी हैं जहां ये प्रजनन करते हैं। एक है ग्रेट रन और दूसरी जगह है ईरान के कुछ ऐसे हिस्से। लेकिन ग्रेटर फ्लेमिंगो के नज़रिए से ये उनके इकट्ठा होने वाली सबसे बड़ी
जगहों में से एक है। ये बात सब जानते होंगे कि पक्षी अमूमन उसी जगह आते हैं जहां उनकी परवरिश हुई थी। ग्रेट रन दुनिया के ऐसे हैरत अंगेज स्थानों में से एक है जहां आप हजारों फ्लेमिंगो पक्षी देख सकते हैं। फ्लेमिंगो कैरिबियन, दक्षिण अमेरिका जैसे पेरू, चिली, पश्चिमी बोलीविया और उत्तर पश्चिम अर्जेंटीना तथा ब्राजील में मिलते हैं। इसके अलावा ये दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी अफ्रीका, स्पेन, पश्चिमी मेडिटेरेनियन, मध्य पूर्व और पश्चिम भारत में भी पाए जाते हैं। इनकी अजीब से आकार की चोंच इन्हें इनके भोजन को कीचड़ और गाद से अलग करने में मदद करती है। पूरी तरह विकसित स्वस्थ फ्लेमिंगो का रंग चमकदार गुलाबी होता है और बतौर साथी इसकी काफी मांग रहती है। धुंधले सफेद रंग वाले फ्लेमिंगो आमतौर पर बीमार और कमजोर होते हैं। वयस्क पक्षियों के पंख इस पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया तथा इनकी आहार श्रृंखला में मिलने वाली लाल और नीली हरी काई के कारण हल्के गुलाबी से लेकर चमकदार लाल तक होते हैं। लेकिन हाल के दौर में भारत की ओर प्रवास करने वाले फ्लेमिंगो पक्षियों की तादाद काफी घटी है। जिन विशाल दलदली इलाकों में ये फ्लेमिंगो रहते हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत से दलदली इलाकों को झींगों की फार्मिंग वाले इलाकों में बदला जा रहा है। इस अभयारण्य के आसपास करीब 70,000 मछुआरे रहते हैं। बारिश के मौसम में जब सेंचुरी में पानी का स्तर बढ़ जाता है तो मछुआरे गैर कानूनी तरीके से सेंचुरी में घुस जाते हैं और झींगों को बड़ी तादाद में पकड़ते हैं। झींगों की फार्मिंग के नतीजे सकारात्मक भी निकले हैं, नकारात्मक भी। एक तरफ तो इसके कारण रोजगार के मौके पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ तटीय एक्वाकल्चर की अंधाधुंध और अनियोजित बढ़वार के कारण पर्यावरण भी तबाह हुआ है। कच्छ में पड़ने वाली सर्दियां भी यहां की गर्मियों के जैसी ही बेरहम होती हैं। जमीन फिर से सूखी और बंजर हो जाती है। इस समय सैकड़ों प्रवासी पक्षी कच्छ के रण में आते हैं। डेमोइसल क्रेन एक बड़ा आकर्षण है। पूरी दुनिया में इनकी आबादी 2 लाख से ज्यादा है और ये पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, कलमीकिया, तुर्की, ब्लैक सी और उत्तर अफ्रीका के हिस्सों में फैली है। सर्दियां शुरू होने पर ये सारस झुंड बनाकर सूडान, उत्तर पूर्वी अफ्रीका के अन्य हिस्सों तथा भारत की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। इनके सबसे बड़े झुंड भारत की ओर आते हैं। बीते बरसों के दौरान कच्छ के रण में आने वाले डेमोइसल सारसों के झुंडों की तादाद बढ़ी है और 2011 में 10,000 से ज्यादा सारस मुख्य रूप से पूर्वी कच्छ में ही देखे गए हैं। ये एक नाजुक पक्षी है। इसकी ऊंचाई 3 फुट होती है और ये बीजों, पेड़ पौधों और बड़े कीटों को खाता है। अन्य सारसों की ही तरह यह भी प्रणय संबंधी नृत्य करता है, जो आम सारस के मुकाबले कहीं ज्यादा मुद्राओं से भरा होता है। डेमोइसल क्रेन की आवाज किसी तुरही जैसी और आम सारस से कहीं ज्यादा ऊंची होती है। सारस की अन्य बहुत सी प्रजातियों की तरह डेमोइसल क्रेन भी जीवन भर के लिए जोड़ा बनाता है। ये पक्षी आमतौर पर पानी के स्रोत के नजदीक घोंसला बनाते हैं, ऐसे इलाके जो मानसून के मौसम में बन जाते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद ये बड़ी ताकत से अपने घोंसले को बचाते हैं। डेमोइसल क्रेन दुनिया के एक बेहद मुश्किल प्रवास मार्ग को अपनाते हैं। दक्षिण की ओर अपनी प्रवासी उड़ान के दौरान ये पक्षी 16,000 से 26,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इनमें से बहुत से थकान, भूख और चील जैसे पक्षियों द्वारा मार डाले जाते हैं। हाल के दशकों में डेमोइसल क्रेन के कई प्रवासी पर्यावास या तो खत्म हो गए हैं या बदले जा चुके हैं। इसका कारण है बांधों का निर्माण और दलदली इलाकों से पानी का निकल जाना। लेकिन आज सारसों के सर्दियों के इस पसंदीदा स्थान के लिए मवेशियों की चराई और इंसानी अतिक्रमण के कारण खतरा पैदा हो रहा है। निर्माण जैसी
बड़ी विकासोन्मुख गतिविधियों के कारण यह इलाका बेहिसाब खतरे से घिर चुका है। इस इलाके में रसायन बनाने वाली फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ गई है, जो बिना उपचार किए गए खतरनाक रसायनों और जहरीले अवशेष को बहा रही है। कच्छ का अनूठा भूदृश्य और कई तरह के मौसम पूरे साल यहां अलग अलग प्रजातियों को पालते हैं। अगर यहां इंसान की दखलंदाजी न होती तो यहां जीवन बिना किसी रोक टोक के पहले की तरह ही फलता फूलता रहता। आज जरूरत है हमारे शानदार वन्य जीवों को बचाने के लिए कड़ी कोशिशों की। ये प्रयास स्थानीय समुदायों, राज्य के वन अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जाने चाहिए, ताकि यहां होने वाले अतिक्रमणों पर नियंत्रण रखकर इन प्रजातियों को बचाया जा सके। ये जीव इन इलाकों से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं और ये इंसान को ये बात याद दिला रहे हैं कि अगर हमने इनकी आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। रेत के महासागर, चिलचिलाती धूप, तपती गर्म हवाएं, जीवित रहने का संघर्ष। रेगिस्तानों को पृथ्वी के सबसे बेरहम इलाकों में से एक माना जाता है। पृथ्वी के 5वें हिस्से में रेगिस्तान मौजूद हैं। दुनिया भर में 12 अलग अलग मरुस्थल हैं। यूरोप तथा अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी हर महाद्वीप में कम से कम एक रेगिस्तान मौजूद है। थार रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो भारत के 4 राज्यों में फैला है: राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। यहां तापमान में जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है। सर्दियों की रात में जहां तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, वहीं गर्मियों की दोपहर में यह 50 डिग्री तक चढ़ जाता है। यहां पानी सिर्फ भ्रम के रूप में ही नजर आता है। बाकी जगहों पर हर साल जहां औसतन सामान्य बारिश 110 सेंटीमीटर होती है, वहीं रेगिस्तान में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। लेकिन इतने चरम तापमान और पानी की कमी के बावजूद कुछ बेहद कमाल के पेड़ पौधे और जीव जंतु इस बंजर इलाके में पाए जाते हैं, और यह कमाल लाखों वर्ष की विकास प्रक्रिया का है। जिन जीवों ने रेगिस्तान की बेरहम स्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढाला है और जीवित रहने की रणनीतियां बनाई हैं, उन्हीं में से एक है ऊंट। ऊंट ने यहां जीवित रहने के लिए अपने आप को कई ढंग से ढाला है। इस तरह यह जीव रेगिस्तान की आहार श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण प्रजाति बन गया है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग आमतौर पर बकरियां और भेड़ पालते हैं, और ये जानवर उस कीमती वनस्पति को खा लेते हैं जो यहां छोटे से बारिश के मौसम के दौरान उगती है। इस तरह ये रेगिस्तान के फैलाव को और बढ़ावा देते हैं। मवेशियों, बकरियों और भेड़ों के विपरीत ऊंट ऊंचे ऊंचे पेड़ों और नमकीन झाड़ियों की कड़वी, कांटेदार और सूखी पत्तियों से बखूबी गुजारा करते हैं, जिनमें प्रोटीन की भारी मात्रा होती है। ऊंट रुककर नहीं खाते, बल्कि वे एक जगह खाते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, जबकि उनके सामने घनी वनस्पति भी मौजूद होती है। तो इस तरह वे सघन चराई करके रेगिस्तान की वनस्पति को बर्बाद नहीं करते और कुदरती छटाई करते रहते हैं। इन्हें रेगिस्तान का माली कहा जा सकता है। ये अपनी जरूरत पूरी जरूर करते हैं, लेकिन बिना इस संसाधन को नुकसान पहुंचाए। ऊंट बड़े अनूठे जीव हैं। ये कई कई दिन तक अपनी प्यास को नियंत्रित कर सकते हैं, और सच तो यह है कि ये 3 हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। अपनी अनूठी शरीर प्रणाली के बल पर ये अपनी रक्त वाहिकाओं और वसा वाले ऊतकों में पानी जमा कर सकते हैं। ताजे पानी की कमी के मामले में ऊंट खारे पानी से भी गुजारा कर सकते हैं, जो कि दूसरे जानवरों के लिए आमतौर पर घातक होता है। ऊंट नमकीन पौधों से भी पानी हासिल कर सकता है।
ये पौधों से हासिल नमक को अपने पेट और आंतों में जमा कर लेते हैं। इनके शरीर के कुल वजन का 30% हिस्सा इन्हीं चीजों से बना होता है। सूखे के दौरान यही नमकीन द्रव्य इनके अंदरूनी जल भंडार की भूमिका निभाता है। आम मान्यताओं के विपरीत इसके कूबड़ में पानी जमा नहीं होता, बल्कि ये तो चर्बी वाले ऊतकों का ढेर होता है, जिसे तब ये जीव ऊर्जा और नमी में बदल लेता है जब अकाल की हालत में आहार पाना मुश्किल होता है। आमतौर पर ऊंट के कूबड़ का वजन उसके शरीर का 20वां भाग ही होता है। ऊंटों की शरीर प्रणाली बड़ी अनोखी होती है, जिसके बल पर वे तापमान सहने की अपनी क्षमता को पसीना आने से पहले 6 डिग्री तक बढ़ा लेते हैं। इस तरह ये अपने कीमती शारीरिक द्रव्यों को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। शरीर में मौजूद द्रव्यों को बचाने का ऊंट के पास एक और भी तरीका है। वे अपनी नाक को सिकोड़ते रहते हैं, जिससे भीतर जाने वाली हवा ठंडी हो जाती है और बाहर जाने वाली सांस की नमी घनीभूत हो जाती है। ऊंट की बड़ी बड़ी आंखों का बचाव इनकी लंबे बालों वाली पलकों की 2 कतारें करती हैं। इस तरह तूफानों के दौरान रेत और महीन धूल इनकी आंख और नाक में नहीं जाती। ऊंटों के पांव चौड़े, समतल और गुदगुदे होते हैं और हर पैर में 2 उंगलियां होती हैं। जब ऊंट जमीन पर अपना पांव रखते हैं तो ये पैड फैल जाता है और इनके पांव नरम रेत में नहीं धंसते। रेगिस्तान के हालात के मुताबिक पूरी तरह ढला हुआ यह जानवर इस बंजर इलाके की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। रेगिस्तान की जनजातियों और खाना बदोशों के लिए ऊंट ट्रांसपोर्ट, छाया, दूध, मांस, ऊन और खाल के मूल स्रोत हैं। बदकिस्मती से और बहुत सी प्रजातियों की तरह रेगिस्तान का यह प्राचीन जहाज भी विलोपन का खतरा झेल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 4 करोड़ वर्ष पहले ऊंट के पूर्वज उत्तरी अमेरिका में रहते थे। ऊंट पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से होते हुए एशिया में पहुंचे। आज 2 तरह के ऊंट मौजूद हैं। एक कूबड़ वाले ड्रोमेड्री या अच्छी नस्ल के ऊंट और 2 कूबड़ तथा छोटी टांगों वाले बैक्ट्रियन ऊंट। बैक्ट्रियन ऊंट ठंडे रेगिस्तान का वासी है। मध्य एशिया के गोबी रेगिस्तान के अलावा यह भारत के लद्दाख में भी कुछ जगहों पर पाया जाता है। ऊंचाई के मुताबिक ढले हुए 2 कूबड़ वाले इन ऊंटों की खाल ज्यादा गहरे रंग की और ज्यादा बालदार होती है और 1 कूबड़ वाले ऊंट के मुकाबले इनकी टांगें छोटी होती हैं। ड्रोमेडरी ऊंट मैदान के निवासी हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर अफ्रीका, अरेबिया और भारत के राजस्थान और गुजरात के बंजर इलाकों में पाए जाते हैं। आज 1 कूबड़ वाले ऊंट सिर्फ पालतू जानवर के रूप में ही मौजूद हैं। सच तो यह है कि लगभग 2000 साल पहले ही वे वन्य जीव के रूप में विलुप्त हो चुके थे। राइका लोग राजस्थान की सबसे पुरानी भील प्रजातियों में से हैं। उनकी परंपराएं और विश्वास इस बात के सबूत हैं कि जानवर और इंसान के बीच कितना करीबी रिश्ता है। ये एक जीव के दूसरे जीव पर निर्भर रहने की अनूठी मिसाल है। राइका लोग ऊंटों को पारंपरिक तौर पर पालते हैं और राजस्थान की पश्चिमी सरहद और गुजरात में कच्छ में पाए जाते हैं। राइका लोग गांवों के बाहर रहते हैं, जबकि वे ऊंटों के अपने झुंड को अपने घर के भीतर आंगन में रखते हैं। कैमल रियरिंग राइका लोग न केवल परंपरा के तौर पर ऊँटों को पालते हैं, बल्कि ऊँटों के साथ उनका धार्मिक और भावनात्मक रिश्ता भी होता है। ऊँटों को रखना उनके लिए जीवन शैली का एक हिस्सा है। राइका लोग खाना बदोश होते हैं और चरागाहों की तलाश में अपने ऊँटों के साथ साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। ये झुंड तो कई हफ्तों या महीनों तक भी घर से दूर रह सकते हैं। ऊंट का दूध इनकी जरूरतों को पूरी कर देता है। राइका लोग हमेशा बेहद कम सामान लेकर चलते हैं। ऊंट उनकी निगरानी तले बेफिक्री से चरते रहते हैं। सदियों से ऊंट का दूध किस्से कहानियों का हिस्सा रहा है और इसका इस्तेमाल बीमारियों को दूर करने और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता रहा है। ऊंट का दूध बेहद पोषक होता है।
इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है और गाय के दूध से भी कम चर्बी मौजूद होती है। गाय के दूध के मुकाबले इसमें विटामिन सी की मात्रा 3 गुना ज्यादा होती है और इसमें विटामिन B1, B2, B12 और A की मात्रा बहुत अधिक होती है। सूखे के मौसम के दौरान भी ऊंट हर रोज 4 से 5 लीटर दूध दे सकता है, जो 6 से 8 लोगों को जिंदा और सेहतमंद रखने के लिए काफी है। पारंपरिक तौर पर रायका लोग ऊंट के दूध को बेचने को अभिशाप मानते हैं, लेकिन अब कुछ इलाकों में दूध की बिक्री आय का जरिया बनती जा रही है। ऊंटों के बाल भी अब आमदनी का जरिया बन गए हैं। बाल झड़ने के मौसम के दौरान किसी ऊंट से 2.25 किलो तक बाल मिल सकते हैं। रायका लोग ऊंट के बालों से कपड़े और कंबल बनाते हैं। कुटीर उद्योग के लिए ऊंट के बाल एक कीमती कच्चा माल है। इस मजबूत सामग्री से शॉलें, कंबल, रस्सियां और पायदान बनाए जाते हैं। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद आज ऊंट रायका लोगों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है। 3 साल की उम्र वाले ऊंट की बिक्री से सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए ही मिलते हैं। मशीनीकरण, चारे की कमी, सिकुड़ते चरागाह, बढ़ती बीमारियां, भेड़ और बकरी पालने वालों की तादाद में बढ़ोतरी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ऊंटों की आबादी घट रही है। इन मुश्किलों की वजह से रायका लोग ऊंट पालने की अपनी परंपरा से दूर हट रहे हैं। थानाराम की मिसाल ही लीजिए। उन्होंने अध्यापन को अपना पेशा बना लिया है। ऊँटों के अंदर इतना जितना रोजगार मिलना चाहता है उतना नहीं मिलता है। इसलिए मैंने उनको पहले से जो हमारे घर में जो आमदनी थी वो मेरे को मालूम ही थी कि कितनी ऊँटों से मिलती है, तो वो नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मैंने ऊँटों का धंधा छोड़ दिया और मैंने ये टीचर का व्यवसाय अपना लिया। बहुत सारे जो ग्रेजुएट नहीं है लड़के, जो पढ़ लिख नहीं रहे, वो अभी बॉम्बे की तरफ पलायन करते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कोई अपना व्यवसाय जो प्राइवेट धंधा है जिसमें उनको आमदनी अच्छी मिले वो कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन के व्यवसाय से थोड़ा हट रहे हैं सभी। बीकानेर भारत के एक कुबड़ वाले ऊंटों की जन्मस्थली है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने जोरबीर बीकानेर में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बनाया है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल या NRCC का मुख्य उद्देश्य ऊंट पालने वालों के लिए ऊंट को आर्थिक रूप से वहनीय बनाना है। कैमल की जो नस्लें हैं, जो बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और कच्छी, और भी जो कोई और नस्लें 7 नस्लें की बताई है, उसका संरक्षण करने के लिए NRCC ने कुछ प्रयत्न किए हैं, जिसमें कि इनके एलीट हर्ड्स, बहुत अच्छे जो जानवर हैं, उनका संग्रहण हमने यहाँ किया है। और उसका संग्रहण करते हुए हम ऐसे नर भी पैदा कर रहे हैं कि जो वितरित किए जा सके फार्मर्स के लिए, और जो उसका उपयोग लेते हुए अपने पास जो उपलब्ध उनके जो कैमल है उसको भी बढ़ा सकते हैं और अच्छी तरह से उसकी गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए NRCC ने ऊंटों को उनकी ऊंचाई, जोतने की योग्यता, भार ढोने की क्षमता, शारीरिक वजन और आनुवंशिक पैरामीटर्स के हिसाब से श्रेणियों में बांटा है। अच्छी कद काठी वाला 700 किलो वजन का ऊंट बिना थकावट दिखाए 2 टन वजन को 4 घंटे तक ढो सकता है। जैसलमेरी किस्म ज्यादा बड़ी और दिखने में दुबली पतली होती है, जिससे ये सवारी और दौड़ के लिए ज्यादा उपयुक्त है। कच्छी ब्रीड के ऊंटों को दूध के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इनका रोजाना का दूध औसतन 4 से 5 लीटर होता है। इस प्रजाति के ऊंट भारी, रंग में हल्के और ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखते। ऊंटों की सामान्य उम्र 40 साल होती है। अलबत्ता कामकाजी ऊंट 25 साल की उम्र तक ही ठीक से काम कर पाता है। ऊंटों को बदमिजाज जानवर कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि ये बहुत ही सौम्य जीव होते हैं। इन पर जब सामान लादा जाता है तो ये भुनभुनाने और बलबलाने की आवाजें निकालते हैं, लेकिन ये काम करने के प्रति इनकी अरुचि का प्रतीक नहीं है। ऊंटों को लोक कथाओं में बड़ा सम्मान और प्यार दिया जाता है और ये रेगिस्तान के योद्धाओं की गौरवशाली कहानियों तथा बहादुरी से जुड़ी दास्तानों का अभिन्न अंग हैं। आज ये लचीला और वक्त के हिसाब से ढला हुआ जानवर तेजी से बदलती दुनिया में जिंदा रहने का आखिरी संघर्ष कर रहा है।